मिशन 28 के लिए टॉप गियर में सियासी दल। नए नए एक्शन प्लान के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी। बीजेपी ने तैयार किया ई बुक प्लान। विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने के लिए बनाया ई बुक प्लान। उपचुनाव वाली सीटों पर ई बुक प्लान के जरिए करेगी जनता से संवाद। मंडल स्तर पर किए गए विकास कार्यों की तैयार कराई जा रही ई बुक। विकास कार्यों को डिजिटली बताएगी बीजेपी। बीजेपी के ई बुक पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी के ई बुक को बताया एक और शिगुफा। कांग्रेस का दावा, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ। 28 विधानसभा सीटों पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और एक दूसरे को मात देने का कोई मौका नहीं दे रही हैं। जहां किसान कार्ड के बाद अब बीजेपी ने एक और पत्ता खोल दिया है। उपचुनाव का रण फतह करने के लिए बीजेपी अब ई बुक प्लान के साथ जनता से संवाद करने की तैयारी में है, जिसके जरिए बीजेपी उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर किए गए विकास कार्यों की ई बुक तैयार कर जनता के बीच पेश करेगी। प्रत्येक मंडल पर हम एक ई बुक तैयार कर रहे हैं, लगभग हमारी तैयार हो गई कि अपने मंडल में हमने क्या काम किया। तो ऐसे प्रत्येक मंडल तक ई बुक तैयार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को लेकर के किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ई बुक प्लान पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल उठाते नजर आ रही है और कह रही है कि बीजेपी के झूठे वादे और ई बुक के झांसे में अब प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। जनता का विश्वास कांग्रेस और कमलनाथ के साथ है और उपचुनाव का रण कांग्रेस ही फतह करेगी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो है, शासन का दुरुपयोग कर किस तरह से राजनीतिक लाभ लेना है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। रही बात ई बुक के जरिए वो अपने जो गतिविधियां हैं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत निराशा होगी उनको, क्योंकि कोई भी उल्लेखनीय कार्य उन्होंने सरकार में आने के बाद नहीं किया है। अब ऐसे में ये तो साफ है कि उपचुनाव के रण में अपना झंडा फहराने के लिए दोनों ही सियासी दलों के कई और प्लान सामने आएंगे, लेकिन किसका प्लान सक्सेस होता है और किसका फ्लॉप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन नारायण के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्टकट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आज हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल भी दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है क्या बीजेपी की तैयारी को पटखनी देने में कांग्रेस कामयाब होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार एक कदम आगे चल रही है। चर्चा को विस्तार देंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। सुनीता पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो से हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुनीता जी, अब यहाँ पर प्लानिंग कर रही है बीजेपी। उनका कहना है कि वो अब ई बुक प्लान लेकर आएगी जिसमें सारी खूबियां योजनाओं को गिनाएगी। जी जी मैडम, नमस्कार। जी जी, जो अभी वो प्लानिंग कर रही हैं तो वो तैयारियां तो वो पहले से भी करती रही हैं और चुनाव की तैयारी सभी पार्टी करते हैं, सभी नेता करते हैं। तो लेकिन आम मतदाता तैयारियां नहीं देखता, आम मतदाता काम देखता है। तो आने वाले समय में अब 5 महीने के कार्यकाल का भी उनका जनता उसका भी हिसाब लेगी। जी, जो भाजपा ने किया है उसका हिसाब भी लेगी और जो 5 महीने में उन्हें जो काम किया उसका हिसाब लेने के लिए भी जनता तैयार बैठी है। लेकिन अपने कामों का हिसाब देने की अगर आप बात कह रहे हैं तो मंडल स्तर पर किए गए विकास कार्य जो हैं उसकी सूची लेकर बीजेपी उतर रही है मैदान में, और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी दी जा रही है ताकि युवा जुड़ सके, क्योंकि आजकल एक बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप किस तरह से अपने कामों को गिना रहे हैं? कमलनाथ जी के जो कार्यकाल के काम है वो हम लोग नहीं बता सकते, आम पब्लिक देख रही है और समझ रही है। वो पब्लिक भाजपा वाले जब मैदान में आएंगे तब वो जनता बताएगी और काम गिनाएगी किसके काम हुए। लेकिन सुनीता जी, कांग्रेस ये कह रही है कि मैदान से आप गायब हैं, वो तो मैदान में भी हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी हैं।
नहीं, उनका कहना है, हमारी भी तैयारियां हैं, ठीक है। गांव-गांव तैयारियां हैं और मंडल सेक्टर पन्ना प्रभारी हम लोगों के भी तैयार हो चुके हैं, प्रत्याशी भी तैयार हो चुके हैं। अब चुनाव की घोषणा तो होने दीजिए, जी। चुनाव में आने वाले समय में पता चलेगा। और मैं तो कहती हूँ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा कौन पार्टी ने कितनी तैयारी की है, तो इसके बाद वोट डालने के बाद पता चलेगा कौन पार्टी की कितनी तैयारी है। चलिए, ये बात आपकी ठीक है कि जब परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी। सुनील जी, क्या लगता है, कांग्रेस के जो इरादे हैं वो मजबूत तो दिख रहे हैं, अब उनका क्या ये माना जाए कि साइलेंट मोड पर जो काम है वो जारी है, जो दिख नहीं रहा? देखिए नाजरीन, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक मोबाइल प्लान भी है जिसकी हमने पिछले दिनों चर्चा भी की थी कि लगातार जो मतदाता हैं उनके मोबाइल नंबर की जानकारी इकट्ठी कर रही है कांग्रेस, और उन मोबाइल नंबरों पर कांग्रेस जो कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में काम किए हैं जिसकी बात करते हैं, उन कामों का ब्यौरा व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा, मतदाताओं को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से ई बुक का जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बीजेपी की तैयारी है कि मंडल स्तर तक कौन कौन से काम किए गए हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, उनकी जानकारी इकट्ठी करके उसको मतदाताओं तक पहुंचाने के काम बीजेपी का आईटी सेल करेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें नाजनीन, तो कई ऐसे काम हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार भूमि पूजन चल रहे हैं जिन क्षेत्रों में जो अभी उपचुनाव हैं, तो वो भूमि पूजन जो हो रहे हैं उनका जो पूर्ण काम है वो कब तक हो जाएगा, कितने करोड़ की लागत का है, ये तमाम जानकारी वहां के क्षेत्रीय मतदाताओं को दी जा रही है, जिससे मतदाताओं का एक मानस बन सके कि अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो ये काम लगातार मतलब कंटिन्यू रहेंगे। और अगर सरकार बदलती है, क्योंकि मंचों से लगातार यही कहा जाता है कि हम काम करा रहे हैं, हम इसके लिए बजट देंगे, लेकिन अगर सरकार बदल जाती है तो बजटों का प्रावधान फिर नई जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से करती है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस को देखने को मिल सकती है, जैसे विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिली थी, बहुत सी योजनाएं अटकी हुई थी और साथ ही साथ खजाना खाली है, ये बात भी कांग्रेस दोहराती रही। ऐसे में सुनीता जी, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो भी गया जैसा कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में आ जाए, आप अपनी तैयारियों को क्योंकि बहुत पुख्ता बता रही हैं, तो ऐसे में आगे सरकार चलाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि पिछले 15 महीने में बहुत कुछ ऐसा रहा जो वादे आपने किए थे उस पर सरकार में रहते हुए आप खरे नहीं उतरे। मैं अभी जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से और पूरे मध्य प्रदेश में आप पता करिए, पूरे मध्य प्रदेश में जहां चुनाव होना है उन सीटों पर ही भूमि पूजन हो रही है, उन सीटों पर ही नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उन सीटों के मतदाताओं से भाजपा वालों के संपर्क हो रहे हैं। आप पूरे मध्य प्रदेश से पता करिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव है वहाँ पूरे काम करे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी विधानसभा है। मेरी विधानसभा में इतना अवैध उद्घाटन हो रहा है, अवैध शराब बिक्री, अवैध जुआ सट्टा, इसमें काम चल रहा है। ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी तैयारियों का और अगर आपको मौका मिला उसके बाद का, उसका भी कोई खाका तैयार किया है आपने? बिल्कुल किया है। मध्य प्रदेश में पहले भी कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश को एक समझ के एक जैसी रणनीति बना के काम किया था। उनके पास पैसा नहीं था खजाने का, लेकिन किसी से मतभेद नहीं किया है, न किसी से मतभेद किया है। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के विधायक हों या भाजपा के विधायक हों, किसानों के काम हो, सबके उन्होंने बिल्कुल एक मन से काम किया था। आप कह रही हैं कि कहीं भी उन्होंने भेद नहीं किया, किसी को भी अलग नहीं समझा, लेकिन आपको याद होगा भाजपा बार बार ये कहती रही कि सिर्फ छिंदवाड़ा को ही खास तौर पर फायदा पहुंचाया गया, सारे विकास के कार्य वहीं हुए। अगर राशि की बात की जाए तो 10 में से अगर देखा जाए, हम ये कहें कि 7% राशि है, 70% राशि है, तो वो छिंदवाड़ा में खर्च की गई। नहीं, ये तो भाजपा वालों के लिए, कमलनाथ जी के ऊपर कोई आरोप लगाने के लिए उनको कोई मसला नहीं मिला, कोई ऐसा मसाला नहीं मिला कि कमलनाथ जी पे कौन सा दोषारोपण करें या उन पर कौन सा लांछन लगाएं, इसलिए वो ले दे के छिंदवाड़ा पर आ जाते हैं। छिंदवाड़ा का विकास अभी इस पंचवर्षीय में नहीं हुआ, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से नहीं हुआ। कमलनाथ जी जब से राजनीति में है, जब से छिंदवाड़ा का विकास चल रहा, कोई सी पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी ने किया है। और कमलनाथ जी पूरे मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल पर काम कर रहे थे।
भाजपा वालों के ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी पर। देखिए, उनको जो पसंद नहीं आता या फिर विरोध में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, जब बीजेपी विपक्ष में होती है तब वो आपकी खामियों को जनता के बीच लेकर जाती है। तो क्या अब आप विपक्ष में रहते हुए जो बात कह रही हैं यहाँ पर, वो बात जनता के बीच भी ले जा पा रही है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल ले जा पाएगी। जो 15 साल में काम नहीं हुए वो 15 महीने में कमलनाथ जी ने किए थे, चाहे किसानों के हित के हो या गरीब जनता के हित हो, बेरोजगारी हो या पेंशन हो, विवाह की राशि हो। चलिए, मैं लौटती हूँ सुनीता जी, आपके पास लौटती हूँ। सुनील सर, अगर बात की जाए, सुनीता जी कह रही हैं कि किसानों की भी बात की है, गरीबों की भी बात की है, लेकिन उस वक्त जो आरोप लग रहे थे कांग्रेस पर, वो ये लग रहे थे कि सारी हितकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया और साथ ही साथ किसान कर्ज माफी को लेकर जो हंगामा रहा है वो तो आप जानते हैं। देखिए नाज़रीन, ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं रहा। जो लोग ताजे ताजे कांग्रेस में भी गए हैं, कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, चाहे इमरती देवी की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, महेंद्र सिंह सिसोदिया की, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये तमाम लोग, ये इनके भी आरोप यही थे कि उनके क्षेत्रों में विकास कार्य की कोई भी योजना के लिए जाते थे तो वो कहते थे पैसा नहीं है, और लेकिन जो भी योजना रहती थी वो छिंदवाड़ा तक ही सीमित रह के हो जाती थी। तो ये आरोप कांग्रेसियों के भी रहे हैं कि उनके विकास कार्य नहीं हुए क्षेत्रों में। अब जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो 15 महीनों का शासन रहा कमलनाथ जी का, बीजेपी इस शासन काल में जो घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं में कितना उनको लूफॉल लगा या फिर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ, इसका भी डाटा इकट्ठा कर रही है। और ई बुक के जरिए या फिर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आईटी सेल चुनाव जब होगा तो सोशल टीम जो बहुत सक्रिय रहेगी दोनों पार्टियों की और एक दूसरे पे हमलावर भी रहेंगे, ऐसे में वो आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं जो काम नहीं हुए। जैसे अगर हम बात करें तो युवा मोर्चे का, बीजेपी का अभियान देखें, झूठ बोले कवा काटे, कमलनाथ जी पर अभी पोस्टर लगे उनके ग्वालियर दौरे के पहले कि कमलनाथ जी ग्वालियर नहीं आए, जय रोग अस्पताल के लेकर भी कई सवाल पूछे गए। तो इस प्रकार का आक्रामक प्रचार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, टारगेट की जा रही है। सुनीता जी, अगर देखा जाए तो फहरिस्त बहुत लंबी है उन बातों की जो सरकार में रहते हुए कांग्रेस पूरा नहीं कर सकी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने तैयारी जो कर ली है वो किस प्लेटफॉर्म पर है, वो पेपर पर है या फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है। सवाल ये कि आप उसे जनता के बीच लेके कैसे जाएंगे, आपके कार्यकर्ताओं में किस तरह की एनर्जी है, आप क्या उनको वापस तैयार कर पा रहे हैं? संगठन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि संगठन मजबूत नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहूंगी कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। वहाँ कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो हुआ है भाजपा ने किया है उसका जवाब देने के लिए कार्यकर्ता तैयार है, आम मतदाता तैयार है। लोगों को लग रहा है क्षेत्र का विकास नहीं होता तो क्या आप पार्टी बदलते, आप मंत्री नहीं बन पा रहे थे इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। और मैं तो कहती हूँ जो मंत्री मंत्री पद के लिए इन्होंने अभी जो पार्टी छोड़ी है और 5 महीने से दूसरी पार्टी में जाके मंत्री बनी है, उनके कामों को भी तो जनता देखेगी 5 महीने में उन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ क्षेत्र के लोगों को दिखाने के लिए वहाँ लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, विकास के नाम पर वहाँ पर करोड़ों के भूमि पूजन इसलिए किए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम दिखा सकें कि हमने इतना विकास काम किया है। चलिए, चर्चा को हम आगे बनाए रखेंगे। सुनीता जी, आप हमारे साथ बने रहें। आरोप कांग्रेस के जबरदस्त हैं, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी का काम भी बोल रहा है या बोलेगा, जनता किसको किस तराजू में तौलेगी। बने रहिए चर्चा में, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं बीजेपी के ई प्लान की। यहां पर डिजिटल वॉर जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसमें कांग्रेस कितनी तैयार है इस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तैयारी काफी पुख्ता नजर आती है। और साथ ही अगर देखा जाए तो जीतने के लिए जो सीटें चाहिए उसमें भी बीजेपी आगे है कांग्रेस से। तो यहाँ पर सुनीता जी, अगर हम बात करें आंकड़ों की, बात करें सीटों की, 28 सीटें हो चुकी हैं अब उपचुनाव के लिए और बीजेपी को जीतने के लिए 9 सीटें चाहिए, जबकि आपके सामने बड़ी संख्या है। जी, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। हम इस चुनौती को मतदाता के सामने जाएंगे। हम
उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आम मतदाता समझ रहा है उस मजबूरी को कांग्रेस की, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में अच्छे से बिल्कुल एक एक मतदाता को पता है कि उसने 15 साल कैसे काटे हैं। अब वो चाह रहा था कि कमलनाथ जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहें और वो 5 साल अपनी सरकार चलाएं, लेकिन वोट से सरकार नहीं बनी, नोट से बनी है। तो इसका हिसाब अब जाकर वो चुनाव में मतदाता देगा। हम और आप बैठ के देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहने वाले मतदाता जो जमीन पर हैं, उनको विश्वास है कि कमलनाथ जी हमारी हर मांग को पूरी करेंगे। कमलनाथ जी ने जो सोचा है, उनके मन में एक कमलनाथी मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा जैसा मॉडल बनाने की वो तैयारी उनकी पूरी थी, लेकिन लोगों ने उनको बीच में नोट से खराब कर इस सरकार को गिराया है। तो उसका आम मतदाता हिसाब से ये बात तो सुनील से बार बार कांग्रेस की तरफ से कही जाती रही है, जो सुनीता जी कह रही हैं, और ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस जितनी रिलैक्स दिख रही है कि हम बैठकर देखेंगे क्योंकि जनता जवाब देने के मूड में है। 15 साल का जिक्र किया जा रहा है, जबकि ताजी बात की जाए तो वो 15 महीने की है, कांग्रेस के शासनकाल की है। तो जनता किस तरीके से इस पूरी चीजों को देखेगी, समझेगी? देखिए नाज़रीन, कांग्रेस भी उसी रणनीति पर चुनाव लड़ना चाहती है जैसे बीजेपी ने। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन जब भी चुनाव आते थे तो बीजेपी दिग्विजय सिंह शासनकाल के जो 10 साल थे उनको गिनाती थी कि दिग्विजय सिंह की सरकार में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी उन 10 सालों या 15 सालों में कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि वो किस प्रकार से कैंपेनिंग करेगी। कांग्रेस भी उसी तर्ज पर है, सिर्फ वो 15 साल का जो बीजेपी का शासन है उसको गिना रही है और उसमें बता रही है कि किसानों ने किस प्रकार से आत्महत्या की, किस प्रकार से दूसरे मामलों में प्रदेश नंबर 1 रहा और जिसके कारण पूरे देश में प्रदेश की बदनामी होती रही। अगर हम कैंपेनिंग की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस पूरी जो है वो मतदाता भरोसे है। कांग्रेस को लग रहा है कि मतदाता जागरूक है और मतदाताओं को ये लग रहा है, क्योंकि सर्वे की बात करें तो 3 सर्वे कांग्रेस ने अलग अलग एजेंसी से कराए हैं और उसमें कांग्रेस को एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है। अब सर्वे की सैंपलिंग को लेकर भी कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो सर्वे की सैंपलिंग है, लाखों वोटर्स हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो सैंपलिंग है वो हजारों की संख्या में है। तो उन हजारों वोटर्स की राय के अनुमान पे क्या वो कांग्रेस ये अनुमान लगा सकती है कि उस सीट पे वो आगे चल रही है? तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको भी सोचना होगा कि सैंपलिंग का आधार क्या है। जाए कि बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा कि सीटें भी कम हैं जीतने के लिए, उस आंकड़े में भी रिलैक्स हो सकती है बीजेपी। और अगर देखा जाए कि कांग्रेस से ये कह रही है कि हमने सर्वे कराया, या फिर उनका जो सीधे जनता से जुड़ी हुई जो बात कही जा रही है, ऐसे में संघ का यहाँ पर 2 दिन का राजधानी भोपाल में फिर से रहना, बात करना, लोगों से चर्चा करना और उन मुद्दों पर फोकस करना, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, 370 का मुद्दा हो, तो क्या ये माना जा रहा है कि 28 जो सीटें हैं वो उपचुनाव नहीं है, ये कुछ वैसा ही बैटल है जैसा कि विधानसभा का था? हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी जब मुख्य चुनाव होता है उसमें भी सरकार बनती और बिगड़ती है। इन 28 सीटों के उपचुनाव से भी यही हालात है मध्य प्रदेश के कि जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा सरकार उसकी रहेगी। बीजेपी की अगर बात करें 9 सीटों ही उनको चाहिए हैं सरकार बनाने के लिए, अगर उसमें भी कम होती हैं बीजेपी की तो निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायक एक प्रदीप जायसवाल को उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है, यानी एक सेफ साइड। जो बीएसपी के 2 विधायक हैं और समाजवादी के विधायक हैं उनको भी बीजेपी उनके भी काम कर रही है कि अगर जरूरत पड़ी बीजेपी अगर कम से कम सीट भी जीतती है तो सरकार बची रहे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 28 में से 28 सीटें ही जीतनी है, तब कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें तो संघ, चलिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से सांसद केपी यादव जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। यादव जी, बात की जा रही है आपकी प्लानिंग की, उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है एक्चुअली भी और वर्चुअली भी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे आप जो तैयारी करें जनता तय करके बैठी है कि कांग्रेस को लेकर आएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता तय करके बैठी है, उसने इनका कांग्रेस का कुशासन देखा है 1.25 साल का, और जनता बिल्कुल इंतजार में है कि कब वोटिंग हो। हम पूरी 28 की 28 सीटें जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और हमारी पूरी तैयारी है, Day 1 से ही हमारी तैयारी चालू थी। और वैसे भी बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। जी। हम जनसेवा में सदा लगे रहते हैं, इसलिए हमें कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनसेवा हमेशा करता रहता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आपको परेशानी नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत पुख्ता है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आपने पहले भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए 15 साल की तस्वीर वो जनता के बीच लेकर जाएगी। देखिए, ये मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति, 7.5 करोड़ जनता ये बहुत अच्छे से जानती है
कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक समृद्ध राज्य बनाने में शिवराज सिंह का क्या योगदान रहा है। जितनी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई और इस 15 सालों में गरीबों की, किसानों की, सभी के जीवन के स्तर में जो सुधार आया है वो किसी से छुपा नहीं है। और 1.25 साल में जो प्रशासन दिखाया जी, जो इनके लोगों ने भ्रष्टाचार किए वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम जो है बहुत अच्छे बहुमत से और बहुत अच्छे वोटों से सारी सीटें जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने सर्वे को आधार बना रही है, उनका कहना है कि जनता के बीच जाकर हमने ये आंकलन कर लिया है, हम तो आराम से बैठे हैं क्योंकि जनता ही तैयार बैठी है जवाब देने के लिए, ये सारी बातें क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जा रही हैं? बिल्कुल इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने जो 2-2 लाख रुपए किसानों के माफ करने का वादा किया था, क्या इन्होंने वो पूरा किया? क्या इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, क्या वो इन्होंने पूरा किया था? इन्होंने प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य की तरफ ले गए थे ये लोग। तो जनता इनके कुशासन से परेशान हो चुकी थी और जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय आप और हमें दें। सुनीता जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आपने सुना केपी यादव जी को, क्या कहना चाहेंगे? केपी यादव जी वरिष्ठ हैं, तो सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान करती हूँ और जो वो बता रहे हैं उनकी सच्चाई है, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और पार्टी में वो वरिष्ठता रखते हैं। इस हिसाब से उन्हें अपनी तैयारी बताई। लेकिन मैं तो एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, छोटे से गांव से आती हूँ, एक विधानसभा की विधायक हूँ। मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि भाजपा की तैयारी, पूरी तैयारी आप बड़े नेताओं से पूछ सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक के पास जाएंगे तो वो तैयारी जमीन तक नहीं पहुंची है। आज कोरोना काल चल रहा है, मेरे क्षेत्र में रोज 200-150 रोज मरीज निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। ये कोरोना काल को लाने वाली सरकार थी और सरकार में रहते हुए जो कह रहे थे कमलनाथ जी कोरोना से डर रहे हैं, तो सरकार जब विधानसभा नहीं चलाने दे रहा है तो कोरोना का डर भरा हुआ है। आज देखिए क्षेत्र में जिन परिवारों के एक सदस्य चला गया, जिस परिवार का बेटा चला गया, भाई चले गए, उन परिवारों से पूछिए आज उनकी परिस्थितियाँ क्या है। मैडम, चलिए ठीक है, केपी यादव जी, सिर्फ किसान की बात, गरीब की बात, बेरोजगारी की बात नहीं है, बात कोरोना की भी है। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील सर, क्या लगता है, अगर देखा जाए तमाम मुद्दे हैं और इसमें जो कोरोना जुड़ गया है उसको लेकर भी कांग्रेस काफी मुखर? बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं, लगातार खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना के इलाज को लेकर या फिर क्वारंटाइन सेंटर को लेकर या कोविड सेंटर को लेकर जो खामियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि सरकार की या बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि जिस प्रकार की तैयारी होनी थी, कांग्रेस एक मुद्दा और यहां लेकर बैठी है कि क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, तो उनके वापसी के लिए जिस प्रकार से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे या सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं रही। तो इस मुद्दे को भी कांग्रेस भुनाने की तैयारी में है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस मुद्दा भुनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जिस वक्त सरकार में खुद कमलनाथ जी थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर दे दिया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ बदली भी हो सकती थी। देखिए, जब कोरोना की बात अगर नाज़रीन करें तो एक बैठक का जिक्र जरूर है, जब कमलनाथ सरकार इस बैठक को लेने वाली थी, लेकिन तुलसी सिलावट क्योंकि बेंगलुरु में थे और इस बात का प्रमाण भी है सरकारी डॉक्यूमेंट से, वो उस समय बेंगलुरु में थे, इस वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन कमलनाथ सरकार ने हमीदिया को और भोपाल के, इंदौर के एक हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में डेवलप करने की तैयारी कर ली थी पहले से। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया, जब कमलनाथ सरकार जा चुकी थी, पहला केस हमने, क्योंकि भोपाल में भी जब देखा, जब कमलनाथ जी इस्तीफा जिस दिन दिया उस दिन पहला केस भोपाल में आया था, उसमें पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो तैयारियां अपनी अपनी हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के अपने हैं, लेकिन जिन पर बीती है, चाहे हम प्रवासी मजदूरों की बात करें या फिर हम यहाँ पर जो ये कोरोना का पेशेंट रहा है उनकी बात करें, जिसको सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली है वो जरूर इस उपचुनाव में जरूर बैठेगा, जिसको मिली है तो वो वोट देने के लिए जरूर बैठेगा। क्या लगता है आपको, आप कह रही हैं कि बहुत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहां पर भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और बहुत सी परेशानियां हैं, ऐसे में आप कितनी आवाज बुलंद करेंगी ताकि जनता की आवाज बनकर आप सामने आ सके? जी बिल्कुल, मैं पूरी जनता, मुझे आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम पब्लिक समझ रही है, हॉस्पिटल में लुट रही है, जिसको इलाज नहीं मिल रहा,
घर परिवार उनके उजड़ रहे हैं। जो प्रवासी बाहर से आए हैं, आज उनके पास काम नहीं है, खाने के मोहताज हो रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं। लेकिन सुनीता जी, चूंकि आप भी विधायक हैं, ऐसे में पूरी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की हो सकती है? आपको भी चुना गया है जनप्रतिनिधि के तौर पर। आप ये कह रही हैं कि जनता देख रही है, तो जनता तो आपको भी देख रही होगी कि आप कितना मदद कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल, मैं पूरी मदद कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में मुझे जो तनख्वाह मिलती है, मैं क्षेत्र की जनता में खर्च करती हूँ। पहला विधायक होगा मध्य प्रदेश का। आप पता लगाइए मेरी क्षेत्र की जनता के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। आप सर्वे करवाइए। मेरी जो विधायक निधि है वो उसको भी मैं अस्पताल में दे चुकी हूँ, और गरीबों के मरीज जो आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, आज इलाज करने की व्यवस्था नहीं है। मैडम, पूरे क्षेत्र में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हम सरकार बनाने की तैयारी में। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी। बहुत तमाम मुद्दे हैं जिनका शोर है, लेकिन उससे ज्यादा जो शोर है वो इस बात का है कि उपचुनाव है 28 सीटों पर। दोनों ही दल पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये तैयारी किसकी कितना रंग लाएगी। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? 18